Many of the impracticalities associated with Carnot can be eliminated by superheating the vapors. ठीक है ना, ये सुपर हीट किया है इसे हमने और फिर नीचे लेके गए तो ये यहाँ वाला मसला कि टरबाइन को ज़्यादा उसके साथ काम करना पड़ रहा है वो ख़त्म हो जाता है, ये कम हो जाता है। ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक जब हम लेकर आते हैं तो ये तो मैंने अभी बना के बताई थी ना, ये वही है। ठीक है ना, इसको करीब से देख लो, ये कंडेंसेशन हो रही है, यहाँ से इधर पहुंच गए, सैचुरेटेड लिक्विड आ गई, अब खत्म हो गई स्टीम। इसके बाद जब हम इसको पंप के ज़रिए से प्रेशराइज करेंगे तो ये यहाँ से यहाँ तक पहुंच जाएगी। उसके बाद मज़ीद थोड़ा सा हीट करें करके यहाँ पहुंचाएंगे सैचुरेटेड पॉइंट पर, फिर इसको सैचुरेटेड वेपर्स में कन्वर्ट करके सुपर हीट करेंगे और नीचे ले जाके इसको फिर कंडेंसर में डाल देंगे। ठीक है। तो इसेंशली जो रेनकाइन साइकिल होती है ये ऑपरेट करती है बिटवीन टू प्रेशर्स। ठीक है, ये ज़्यादा कन्वीनियंट होता है बनिस्बत उसके। देखो, एक प्रेशर वाली लाइन तो ये जा रही है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से 3 से 4 पे हमने जो ड्रॉप किया ना टरबाइन के अंदर, तो ये अब एक दूसरी प्रेशर की लाइन मिल गई हमें, वो इस तरह की है। ठीक है ना, इस प्रेशर लाइन से हमने इसको उठा के 2 पे डाल दिया और फिर इसी तरह। तो ये समझो 2 प्रेशर्स के दरमियान ऑपरेट करती है और विच इज मोर कन्वीनियंट देन ऑपरेटिंग ऑन 2 टेम्परेचर्स। ठीक है ना, इसकी वजह से क्या होता है कि हम इसको हाई टेम्परेचर पे भी ले जा सकते हैं, बहुत अच्छे खासे हाई टेम्परेचर्स के ऊपर ये चली जाती है। और यहाँ पे लिमिटेशन जो है वो मेटलर्जी होती है। ठीक है ना। तो सीक्वेंस ऑफ प्रोसेसेस काइन साइकिल में यही होता है, ये पंप लगा है, पंप से प्रेशराइज करके बॉयलर में भेजा, बॉयलर में हीट होके और टरबाइन में गया, टरबाइन में नोजल लगा होता है शेल उस पे, यहाँ उसको एक्सपेंड कर देता है वो लो प्रेशर के ऊपर। तो फिर ब्लेड्स में से गुजर के यहाँ आता है ये, और यहाँ से कंडेंसर में, कंडेंसर से हम उसे लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं और फिर दोबारा पंप में भेज देते हैं। इस तरह इसकी साइकिल चलती रहती है। ठीक है। तो 1 से 2 तक जो है ना, 1 से लेके 2 तक आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन इन अ वाटर पंप। ठीक है, कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन, ये सुपर हीट भी करेंगे तो इसका प्रेशर चेंज नहीं होगा। अच्छा, कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन इन अ बॉयलर, ये जो है। अच्छा, उसके बाद आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन इन अ टरबाइन। ठीक है, ये है, इसके अंदर एक्सपेंशन हो रही है, प्रेशर ड्रॉप हो रहा है, लेकिन एंट्रोपी इसकी ड्रॉप नहीं हो रही। ठीक है, कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन, ये जो है। ठीक है ना, कांस्टेंट प्रेशर होता है इसमें, और यहाँ से यहाँ तक प्रेशर जो है ना वो असल में कांस्टेंट होता है, यहाँ प्रेशर बढ़ता है आगे। तो ये समझो, यहाँ से यहाँ तक फिर हमें सैचुरेटेड लिक्विड मिल जाती है। तो ये जो है इसकी, ये बोलते हैं शेमेटिक, और ये पूरी साइकिल वाली डायग्राम है। ठीक है भाई, ये पूरा वो है। तो अब एनर्जी एनालिसिस ऑफ अ रेनकाइन साइकिल। अच्छा, यहाँ पे देखो हम वर्क प्रोवाइड करते हैं 1 से लेके 2 तक। ठीक है ना।
उसके बाद यहाँ से लेके और यहाँ तक हम हीट ऐड करते हैं, इसीलिए ऐसे 2 से बाद 3 तक दिया हुआ है कि क्यू इन होता है ये, उसके बाद क्यू आउट, उसके बाद टरबाइन में ले जाते हैं तो हमें वर्क मिलता है ना, डब्लू टरबाइन आउट, वो यहाँ से यहाँ तक है। उसके बाद फिर ये हम हीट रिजेक्ट करते हैं, ये जो एरो शो कर रहे हैं ना ये उसके बाद यहाँ पहुंचने के बाद फिर प्रेशराइज करते हैं एंड अगेन चलता रहता है इस तरह। ठीक है, तो पंप वर्क क्या होता है, एंथैल्पी निकालते हैं हर पॉइंट के ऊपर। तो एंथैल्पी को, यहाँ की जो एंथैल्पी है और 2 की जो एंथैल्पी है, इन दोनों को माइनस करते हैं तो ये पंप वर्क आ जाता है हमारे पास। उसके बाद 2 से लेके 3 तक हीट एडेड होती है, ठीक है ना, वो आ जाती है। और उसके बाद ये बॉयलर में आती है, ठीक है ना, हीट H3 माइनस H2। अच्छा, फिर टरबाइन में ये H3 दाखिल होती है और यहाँ पे हमें जो मिलती है वो H4 होती है, तो इन दोनों को माइनस करेंगे तो वर्क मिल जाएगा। कंडेंसर में हमें H4 माइनस H1, ये हमें हीट रिजेक्शन मिलता है इसमें, ठीक है ना। अच्छा, इसकी थर्मल एफिशिएंसी हम इस तरह निकालते हैं, डब्लू नेट डिवाइडेड बाय क्यू इन, ये जो हमने हीट सप्लाई की वो है। अच्छा, उसके अलावा हम नेट वर्क इसलिए बोलते हैं कि पंप वाला वर्क जो है ना ये हमें खुद सप्लाई करना पड़ता है, तो इसके वर्क में से इसको हम माइनस करेंगे तो ये डब्लू नेट हो जाएगा, ठीक है ना। द सिंपल रैनकाइन साइकिल, consider a 210 megawatt steam power plant that operates on a simple ideal Rankine cycle. Steam enters the turbine at 10 megapascal and 500 degrees centigrade and is cooled in the condenser at a pressure of 10 kilopascal. Show the cycle on a TS diagram with respect to saturation lines and determine the quality of steam at the turbine exit, the thermal efficiency of the cycle, and the mass flow rate of the steam। ठीक है भाई, अभी हम इसे करते हैं, इसमें मैं एक सादा वो डाल देता हूँ। ठीक है, इसमें हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो हमें ये पावर चाहिए 210 मेगावाट और 10 मेगापास्कल हाई टेम्परेचर है, लो टेम्परेचर जो है ये 10 किलो पैस्कल है। अच्छा, ये याद रखना कि ये 10 किलो पैस्कल जो है ना ये एटमॉस्फेयर से 10 टाइम्स कम है, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर तकरीबन 100 किलो पैस्कल होता है। तो शो द cycle on TS diagram with respect to saturation lines and determine the steam at the turbine exit, the thermal quality of steam, ठीक है, the thermal efficiency of the cycle and the mass flow rate of the steam। ठीक है भाई, ये सिंपल वो है, इसमें सुपर हीट का नहीं दिया। अच्छा, अभी मैं ज़रा वो निकाल लूँ, उसके बाद फिर बताता हूँ टेबल्स जो होते हैं ना इसके। ये है हमारे जो लाइन हमें चाहिए दरमियान में जो है ना इसके, एक ये है। अच्छा, दूसरा इसने बोला है कितना, 10 मेगा पैस्कल। तो 10 मेगा पैस्कल ये कितना है,
10,000, ठीक है। ये 10 मेगा जो है, इसको भी जब हमें देखना होगा तो हम इस पर ले आएंगे। ठीक है भाई, ये 10 मेगा है। सॉरी, अभी नहीं, ये है, ये वाला है। तो ये 311 जो है, इस पॉइंट के ऊपर क्या है, सेचुरेशन टेम्परेचर है। तो इसका मतलब है कि ये सुपर हीटेड है। तो फिर इसकी प्रॉपर्टीज देखने के लिए हमें सुपर हीट टेबल भी यूज करना पड़ेगा। अभी तो फिलहाल हम इधर से शुरू करते हैं। 10 मेगा, ओ सॉरी, 10 क्या था, 1 नहीं, 10 किलो, ये वाला है, ठीक है ना। अच्छा, अब मैं इसको यूज करूंगा। अच्छा भाई, अब हम यहाँ से शुरू करेंगे कि सबसे पहले ये है टेम्परेचर और ये है एंट्रोपी, ठीक है। तो ये अच्छा भाई, 10 किलो जो है वो एक प्रेशर लाइन है। वो समझ लो यूं चल रही है, ठीक है। इसके बाद वो इधर चली जाएगी। अच्छा, इसी तरीके से जो लाइन है 10 मेगा वाली, वो यहाँ आएगी। फिर वो उसके बाद वो स्ट्रेट इस तरह जाएगी और फिर वो इधर जाएगी। तो हम अपनी साइकिल जो है वो हमेशा से इस पॉइंट से शुरू करते हैं। ये 1 है, ठीक है। 1 से ये प्रेशर, लो प्रेशर लाइन है, जिसको 10 किलो है। इससे हम ऊपर की तरफ जाके यहाँ मिलते हैं पंप के जरिए से, ठीक है। तो ये 1 के बाद ये हो गई 2, ठीक है। 2 के बाद फिर ये 500 सेंटीग्रेड तक ये गई है। लिहाजा हम इसको ये कर लेते हैं कि भाई ये 500 है। 500 से नीचे ये आई है इधर, ठीक है। तो 2 से 3, उसके बाद ये है 4। इसका हमें एक्स भी मालूम करना है। अच्छा, उसके बाद 1 2 3 4, ठीक है ना, ये इस तरीके से चलेगी। अच्छा, अब हमें एंथैल्पी निकालनी है हर पॉइंट के ऊपर, ठीक है भाई। तो यहाँ पे हम करेंगे H1, ठीक है भाई, H2, फिर हम निकालेंगे H3 और H4। बीच में हमें किसी कुछ और चीज़ों की भी जरूरत पड़ेगी जो मैं उसी वक्त बताऊंगा। अच्छा भाई, ये आ गया। अब H1 जो है ना, ये सैचुरेटेड है, ठीक है ना। सैचुरेटेड है, लिहाजा ये हमें यहाँ से मिल जाएगी। तो हम गया
ठीक है ना, ये है, इस पे टेम्परेचर इतना होना चाहिए 0.1 के ऊपर। और एंथैल्पी, एंथैल्पी लिक्विड वाली चाहिए हमें, तो वो इसके बराबर है 191.81। क्या है इसका यूनिट? किलो जूल्स पर किलोग्राम। ठीक है भाई, ये है हमारे पास, ये हमारे पास यानी वो आ गई इसकी एंथैल्पी, यानी H1 है ये। ठीक है ना, तो अब H1 को हम यहाँ लिख देते हैं कि H1 इज इक्वल टू कितना था, 191.8 किलो जूल्स पर किलोग्राम। अच्छा, अब हमें 2 पे चाहिए। ठीक है, तो 2 पे अगर हम टेम्परेचर यही रखेंगे, ठीक है, इसमें नीचे एक और आता है, ये तो सैचुरेटेड का है ना, सब ये सुपर हीट का है। ठीक है, सुपर हीट पे चलो हम निकाल लेते हैं रास्ते में ही। ये है 0.2, हमें 10 मेगा पास्कल चाहिए। ठीक है भाई, तो 8 है, और ये है 10 मेगा पास्कल। ये है 10 मेगा पास्कल की लाइन, और उसके साथ टेम्परेचर 500 बोला है उन्होंने। ठीक है ना, एक सेकंड, ये है एंथैल्पी वाली लाइन। ठीक है ना, ये एंथैल्पी वाली लाइन है 3502। ये भी मैं लिख लेता हूँ, ये H3 है। ठीक है ना, H3 कितनी थी, 3502। हाँ ठीक, 3502, ये भी किलो जूल्स पर किलोग्राम है। ठीक है, अब हमें H2 चाहिए, उसके लिए हमें सब कूल्ड वाला टेबल चाहिए होगा। कंप्रेस्ड लिक्विड जो है ना, ये इसको कहते हैं। अच्छा, टी टेम्परेचर, ठीक है, इसमें नहीं है, उसकी हमें ऐसी खास जरूरत भी नहीं है। ठीक है, हम, मैं अभी बताता हूँ क्या करेंगे हम उसके लिए। ये ये है ना, इस पे हम जो ये वाला है, ये ले लेंगे, सैचुरेटेड वाटर। ठीक है, 10 किलो पास्कल, ये, सॉरी, ये तो 10 है ना, हमें तो मेगा पे चाहिए, तो हम
10,000 इस पे हम ले लेंगे, वो ये होगा 1393.3, क्योंकि बहुत थोड़ा सा फर्क होता है उसमें एंथैल्पी में। क्या थी? 1393.3, ये है 1393। ठीक है, ये भी किलो जूल्स पर किलोग्राम है। अच्छा, उसके बाद ये है ठीक है भाई, अब हमें ये निकालनी है, और ये निकालना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। ठीक है ना? जब तक ये नहीं निकालेंगे हमें पता नहीं चलेगा कि हमारे टरबाइन ने कितना काम किया है। ठीक है। अच्छा, ये प्रोसेस मैंने तुम लोगों को बताया था कि ये है आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। ठीक है, ये फिर टाइम खत्म हो रहा है, लेकिन ये प्रॉब्लम कम से कम मैं चाहता हूँ कि पूरा हो जाए, और उसके बाद हम थोड़ा सा पेपर भी डिस्कस कर लें। तो मैं इसको जैसे ही डिस्कनेक्ट होगा फिर दोबारा मैं इसे कनेक्ट कर दूंगा। अभी तो 10 मिनट है। अच्छा भाई, अब ये मालूम करना जो है ना, इसमें थोड़ा सा आइसेंट्रोपिक प्रोसेस होने का मतलब ये है कि इसकी एंट्रोपी जो है वो चेंज नहीं हो रही। तो एज 3, इसमें हम यूं कर लिख सकते हैं कि S3 इज इक्वल टू S4। ठीक है, और ये हम निकाल लेंगे। ये तो हमें मिल जाएगी ना उसमें सुपर हीटेड वाले टेबल में। इसमें ये है। ठीक है भाई, इसमें हमें 500 देखना है, तो ये 500 है। चलो, ये मसला होता है। ये ये है एंट्रोपी। तो ये एंट्रोपी है इसकी। ठीक है, सॉरी, ये नहीं, ये है 500 है ना, ये है एंट्रोपी 6। अच्छा, इसको फ्रैक्शन में 4 डेसिमल तक ही लिखना है, क्योंकि ये इसमें फर्क ज़रा कम पड़ता है। तो 6.5995 लिख लेते हैं यहाँ पे। 0. 6.5995 6। या, या,
ठीक है भाई, तो ये एंट्रोपी यहां से लेके यहां तक है, ठीक है ना, इस पॉइंट की एंट्रोपी भी ये है। तो ये इसके लिए हम वो फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे कि S4 इज इक्वल टू SF ठीक है, इससे x की वैल्यू मिलेगी, उससे हम एंट्रोपी एंथैल्पी निकालेंगे, प्लस x, ठीक है, ये तो हमें मालूम है, ये है 6.95995। ठीक है, अब ये हम टेबल से देखेंगे, और ये भी x मालूम हो जाएगा हमें। अच्छा भाई, क्या निकालना था हमें? हम्म, अब 10 उसके ऊपर जाना है हमें, ठीक है ना। ये है ना, यहाँ पे ये जो है, ये एंट्रोपी वाला हिस्सा है। तो SF जो है, ये है SF, तो और ये SFG है, और ये हमारे पास मौजूद है 0.6492। ठीक है, ये हो जाएगा 0.6492 प्लस x इंटू, अब हमें निकालना है SFG, वो ये रहा 7.4996। तो कितना हो गया? 7.4996। ठीक है भाई, तो इसको इस तरह निकाल लेंगे, x इज इक्वल टू 6.5995 minus 0.6492 divided by 7.49। ठीक है भाई, एक सेकंड, हाँ मोबाइल का यूज कर देता हूँ। अच्छा भाई, 6.995 माइनस 0.6492। ठीक है भाई, ये आ गया। अब इसको डिवाइड करेंगे 7.4996 से। ठीक है, तो ये आ गई 0.846।
ठीक है भाई, ये आ गई। अब इसकी मदद से जो है ना, हम एंथैल्पी भी निकाल लेंगे इसकी, इस पॉइंट के ऊपर। और वो किस तरह निकलेगी एंथैल्पी? H4 इज इक्वल टू, अब इस पॉइंट के ऊपर HF प्लस X और HF G। ठीक है, ये हम टेबल से निकालेंगे। देखो ये है एंथैल्पी। ठीक है, ये HFG दी हुई है, और ये HG है, और ये HF है। तो अब हम ये लिख लेंगे। ठीक है भाई, ये हो गया। पहले हम ऐसा करते हैं, X इंटू